Good morning, everyone. Good morning, sir. 17 participants. लास्ट क्लास में अपने स्ट्रेट लाइन जो है वो कंप्लीट कर लिया, सॉरी सीक्वेंस एंड सीरीज कंप्लीट कर लिया था। और नाउ नेक्स्ट चैप्टर इज स्ट्रेट लाइन। New chapter. न्यू चैप्टर स्ट्रेट लाइन। और यहाँ से अपन 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसमें जो चैप्टर्स आते हैं वो है स्ट्रेट लाइन, सर्कल एंड कोनिक सेक्शन। और स्ट्रेट लाइन जो चैप्टर है पर्टिकुलरली ये थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है, और जब अपन फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं तो थोड़ा सा टफ लगता है। सीक्वेंस सीरीज जो है वो इतना मतलब वो टफ नहीं था चैप्टर, बट स्ट्रेट लाइन फर्स्ट टाइम में थोड़ा सा बहुत ज्यादा नहीं टफ लगता है। बट एक बार पढ़ने के बाद ये चैप्टर बड़ा सिंपल सा ही है। और इसी के बेसिस पे सर्कल और कोनिक सेक्शन, मतलब कि सर्कल और कोनिक सेक्शन जो चैप्टर्स हैं उनमें स्ट्रेट लाइन का यूज आता है। और अपन 12th में वेक्टर्स एंड 3D चैप्टर्स पढ़ेंगे। इन चैप्टर्स में भी स्ट्रेट लाइन चैप्टर का यूज है, बट लेंथी चैप्टर है थोड़ा। स्ट्रेट लाइन में फर्स्ट ऑफ ऑल जो एक्स वाई प्लेन है, ये बेसिक आइडिया तुम लोगों को होता है कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दीज टू एक्सिस इज ओरिजिन या फिर पॉइंट ऑफ रेफरेंस। जो ओ है इसको हम ओरिजिन भी बोलते हैं और पॉइंट ऑफ रेफरेंस भी बोलते हैं। लेट्स से फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स 3,2 है। तो ये हमें मीनिंग पता है बेसिक कि पॉइंट 3,2 तक जाने के लिए हमने एक्स एक्सिस के अलोंग ओरिजिन से एक्स एक्सिस के अलोंग एंड वाई एक्सिस के अलोंग 2 यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल। ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, बिकॉज इसमें बहुत लोग मिस्टेक करते हैं, तो अगर ये बोला गया कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम एक्स एक्सिस कितना हो गया 2, तो डिस्टेंस पॉइंट पी फ्रॉम एक्स एक्सिस उसके वाई कोऑर्डिनेट से आएगा, एंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम वाई एक्सिस जो है वो उसके एक्स कोऑर्डिनेट से आएगा। तो यहाँ पे अब अच्छा ये सभी को पहले से क्लियर है कि डिस्टेंस वर्ड जो अपन यूज करते हैं, तो डिस्टेंस या एरिया या इस तरह की चीजें ऑलवेज पॉजिटिव होती हैं। तो डिस्टेंस को हम कभी भी नेगेटिव में नहीं बोलेंगे, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो अगर तुमसे बोला जाए कि कोई पॉइंट है 5,-7, इसका एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना है 7 यूनिट्स। तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा फ्रॉम वाई एक्सिस, बोलो मॉड अल्फा। मॉड अल्फा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें मॉड लगाना है अगर हमें वेरिएबल्स की टर्म में कोई पॉइंट गिवन है तो। ठीक है। तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा फ्रॉम एक्स एक्सिस विल बी मॉड बीटा एंड फ्रॉम वाई एक्सिस विल बी मॉड ऑफ अल्फा। ये क्योंकि फ्रिक्वेंटली यूज में आता है तो मैं यहां नोट कर देता हूं। डिस्टेंस ऑफ P, let's say coordinate of P are h comma k from x axis is mod of k and from y axis Mod H. mod of h. Here this h, that is x coordinate, is called abscissa and k, that is y coordinate, is called ordinate. तो अगर कभी इंफॉर्मेशन गिवन है कि लेट्स से ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज 5, दैट मींस पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट जो है वो 5 गिवन है। ठीक है। सर एब्सिस का मतलब क्या है? एब्सिसा मतलब x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट। h जो हमने यहाँ पे लिया है वो एब्सिसा है, यानी कि x कोऑर्डिनेट को अपन एब्सिसा बोलते हैं एंड y कोऑर्डिनेट को हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला कि अगर अपन को
दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन है. फर्स्ट पॉइंट इज P x1 y1 एंड सेकंड पॉइंट इज Q x2 y2. root over delta x square plus delta y square. ठीक है, तो PQ डिस्टेंस इज इक्वल टू रूट ओवर x1 माइनस x2 होल स्क्वायर, यानी कि x2 whole square plus y1 minus y2 the whole square. दोनों के x कोऑर्डिनेट की डिफरेंस का होल स्क्वायर प्लस दोनों के y कोऑर्डिनेट की डिफरेंस का होल स्क्वायर का ओवरऑल स्क्वायर रूट. दिस इज PQ डिस्टेंस. और इस फॉर्मूले का डेरिवेशन क्या है PQ डिस्टेंस का? Pythagoras theorem. पाइथागोरस थ्योरम से. तो ये बेसिक Yes, पॉइंट, इनफैक्ट तुमने मेरे ख्याल से अप टू 10th क्लास सेक्शन फॉर्मूला भी पढ़ा हुआ है. हाँ सर, पढ़ा है 10th स्टैंडर्ड में. तो एक बार अपन वो भी नोट कर लेते हैं, फिर इनके क्वेश्चंस देखेंगे. सर आगे का नोट करना था क्या? ये वाले पॉइंट्स जो मतलब बेसिक पॉइंट्स हैं, अगर जो तुम लोगों को ऑलरेडी चीजें नहीं पता है वो नोट कर लो, ये भी नोट कर लो, बिकॉज ये ऑल्दो अभी तो तुम्हें सिंस अपन ने जस्ट अभी डिस्कस किया है तो ध्यान है, बट ये जनरली अपन भूल जाते हैं. और इसमें मिस्टेक क्या होती है कि कई बार जल्दबाजी में एक्स एक्सिस वाला डिस्टेंस एक्स कोऑर्डिनेट से ले लेते हैं. नहीं, एक्स एक्सिस का डिस्टेंस वाई कोऑर्डिनेट का यूज करके आएगा और वाई कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस एक्स वाई एक्सिस से डिस्टेंस एक्स कोऑर्डिनेट का यूज करके आएगा. ओके. X coordinate is known as abscissa and Y coordinate of a point is known as ordinate. ठीक है, तो ये नोट कर लो जो भी है. नेक्स्ट इज सेक्शन फॉर्मूला. एंड सेक्शन फॉर्मूला में क्या? कि if we are given 2 points, point P and point Q, coordinates of point P, let's say x1 y1, coordinates of point Q, let's say x2 y2, and there is a point on this line which divides this point in m:n ratio, then coordinate x coordinate of point A is mx2 plus nx1 upon m plus n. Similarly, y coordinate is my2 plus ny1 upon m plus n. ये Yes, तो sir. बेसिक सेक्शन फॉर्मूला है, बट इन दिस केस इस सेक्शन फॉर्मूले का मीनिंग क्या है कि जो पॉइंट ए PQ सेगमेंट को m:n रेशियो में डिवाइड कर रहा है, इसका मीनिंग क्या कि PA एंड QA डिस्टेंसेस का जो रेशियो है वो m/n है. PA डिस्टेंस अपॉन QA डिस्टेंस का जो रेशियो है वो m/n है. n है. ठीक है, अब यहाँ पे हम ये तो एक बेसिक फॉर्मूला हो गया. अब हम बात करेंगे कि कोई भी दो पॉइंट्स को जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रहा है, जैसे इन दिस केस P एंड Q पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को मिड पॉइंट इंटरनली डिवाइड कर रहा है या एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है. तो मैथमेटिकली और ज्योमेट्रिकली इनका मीनिंग क्या है एक बार समझ लो, फिर नोट कर लेंगे. कि देखो अभी अगर डायग्राम इस तरह से है, पॉइंट P इज दिस, पॉइंट Q इज दिस एंड पॉइंट A इज लाई ऑन द लाइन सेगमेंट, पॉइंट A इज लाइंग ऑन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग P एंड Q, मतलब कि P और Q के बीच में कहीं है. दैट मींस दिस डिवीजन इज इंटरनल डिवीजन. और इफ डायग्राम इज लाइक दिस, पॉइंट A जो है वो एक्सटर्नल, बट कहीं PQ सेगमेंट पे लाई नहीं कर रहा, PQ लाइन पे लाई कर रहा है, बट PQ लाइन सेगमेंट पे लाई नहीं कर रहा. तो इन दिस केस पॉइंट A इज डिवाइडिंग PQ सेगमेंट एक्सटर्नली. बट अगर क्वेश्चन बोले कि पॉइंट A इज डिवाइडिंग PQ सेगमेंट इन 2:3 रेशियो इंटरनली, तो हम बोलेंगे कि PA अपॉन QA इन दिस केस 2/3 है. 2/3. If PQ segment is if point A is dividing PQ segment in 2:3 ratio externally, तो भी PA अपॉन Q है
वो हम 2/3 ही लेंगे, बिकॉज पी ओ ए एंड ओके क्यू ए जो है वो डिस्टेंस है। तो इफ पी क्यू segment is divided by point A externally in ratio 2:3, तो इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग तो PA अपॉन QA इज इक्वल टू 2/3 हो जाएगा। बट इसका मैथमेटिकल मीनिंग कि हम इस रेशियो को अगर इंटरनल डिवीजन है तो m अपॉन n को हम पॉजिटिव यूज करेंगे, दैट इज 2/3 यूज करेंगे, और अगर एक्सटर्नल डिवीजन है तो m अपॉन नेगेटिव n को हम नेगेटिव यूज करेंगे। तो मैथमेटिकली हम रेशियो को नेगेटिव यूज करेंगे फॉर एक्सटर्नल डिवीजन, बट ज्योमेट्रिकली जो मीनिंग है कि पॉइंट ए का पी से डिस्टेंस और पॉइंट ए का क्यू से डिस्टेंस, इन दोनों डिस्टेंसेस का जो रेशियो है वो तो 2/3 ही बोला जाएगा। ठीक है, तो ये चीज अपन अब नोट कर लेते हैं। ओके सर। If m upon n is positive, that means internal division. A lies on line segment PQ, जो भी डायग्राम में बना हुआ है। If ratio is negative, that means external division. A lies outside the line segment PQ. A lies on line PQ, but not on line segment PQ. That means डायग्राम से अपन क्लियर कर लेते हैं इस चीज को कि इसका मीनिंग क्या है। Point A will lie either on right side of point Q or on left side of point P, but not between the points P and Q in case of external division. ठीक है, नोट किया, आगे बढ़े। No, सर sir. एक मिनट। Done. Yes, sir. अब जैसे बेसिक क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व करना। Find point P which divides line segment joining AB in 2:3 ratio externally. तो यहाँ पे हमने कहा
कि फॉर एक्सटर्नल डिवीजन विल यूज m/n रेशियो एज नेगेटिव। तो अब नेगेटिव का यूज कैसे करेंगे कि जो रेशियो है वो 2/3 जो रेशियो है, इस रेशियो को हम -2:3 करके यूज में ले सकते हैं, या फिर हाँ 2 सर। -3 करके यूज में ले सकते हैं। दोनों ही सेम है, कोई सा भी यूज कर सकते हैं, बस एक नंबर को m को या n को नेगेटिव करना है, जैसे कि m/n नेगेटिव हो जाए। ओके सर। डायग्राम चाहे कैसे बना लो, क्योंकि हमें तो इस क्वेश्चन ने डायग्राम बनाने को नहीं बोला है, आंसर फाइंड करने को बोला है। तो अगर अपन मान भी लें कि मान लो पॉइंट P यहाँ पे है, वेयर पॉइंट A इज 1,4, और ऑल्दो पॉइंट P A और B के बीच में होगा नहीं, बट अपन ने तो ऐसे डायग्राम बना लिया। बट हम अब रेशियो को -2:3 का यूज करेंगे और फॉर्मूला यूज करके आंसर आ जाएगा। सभी लोग कैलकुलेशन करो। एग्जाम में कैलकुलेशन मिस्टेक एक बहुत सीरियस मिस्टेक है जो बहुत लोग करते हैं, और वो इसीलिए होती है मिस्टेक कि हम कैलकुलेशन की प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तुम्हारे अभी तक टेस्ट भी हुए होंगे कई सारे, तो तुमने भी रियलाइज किया होगा कि मैनी क्वेश्चंस आर देयर जिनका सॉल्यूशन हमें पता है, बट एग्जाम में हमने उसको करेक्ट नहीं किया, और मोस्ट ऑफ देम का रीजन यही होता है कि हमने कोई ना कोई मिस्टेक कर दी, सिली मिस्टेक। वेदांत ने बोला -5 -19, और कोई बताओ, या तो ये सेम आंसर है, डिफरेंट आंसर जो भी आया है। हम सेकंड नंबर जो यूज करते हैं, तो इस नंबर का मल्टीप्लिकेशन अपोजिट वाले कोऑर्डिनेट से करेंगे, तो -2 इंटू -3 +6 बन जाएगा, और 3 इंटू 1 अपॉन -2 +3। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट, मुफीज ने बोला 9, -3, वैभव ने बोला 9, 2, डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स आ रहे हैं। y कोऑर्डिनेट -2 इंटू 5 -10, 3 इंटू दिस 12। वैभव का आंसर सही है। ओके, अब तो कई सारे लोगों ने आंसर दिया है, और 9,2 जो है लास्ट में जिनका भी आंसर आया सबका सही है, इंक्लूडिंग ओ। तुमने ओनली 5 बोला है, 5 का क्या मीनिंग हुआ? अगर हम कोई पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड कर रहे हैं, तब तो हमारे 2 x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट, तो 2 नंबर्स आएंगे ना। हाँ सर, सॉल्व कर रहा हूँ इसमें। ओके, तो 9,2 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, और कई सारे लोगों ने रिप्लाई भी दिया है। और यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो मीनिंग था कि एक्सटर्नल डिवीजन है, तो क्वेश्चन स्टेटमेंट में नेगेटिव साइन नहीं बोलेगा। क्वेश्चन है तो रेशियो को 2:3 का ही बोला है, बट वर्ड यूज कर लिया क्वेश्चन ने कि डिवीजन इज एक्सटर्नल, तो मैथमेटिकली हम लोगों को नेगेटिव रेशियो यूज करके सॉल्व करना है। अभी तक की बातें क्लियर है? अब एक सोचने वाली बात है जो तुम्हें बताना है मुझे, कि हमने ये तो बोल दिया कि चलो ये A है, ये B है, और ये इसको एक्सटेंड किया तो ये AB लाइन है। हमें ये पता है कि पॉइंट P जो है, सिंस एक्सटर्नल डिवीजन है, तो AB सेगमेंट पे तो लाई नहीं करेगा, आइदर लेफ्ट साइड ऑफ A लाई करेगा और राइट साइड ऑफ B लाई करेगा। तो तुम बताओ कि इस क्वेश्चन में लेफ्ट साइड ऑफ A लाई करेगा P पॉइंट, या फिर राइट साइड ऑफ B लाई करेगा? ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2। तो जो लोग चैट बॉक्स में लिख रहे हैं, तो 1 और 2 लिख दो, या माइक यूज करके बता दो। तो ये एक बोला गया राइट साइड ऑफ B, एक ने बोला लेफ्ट साइड ऑफ A। दो लोगों ने आंसर दिया और दोनों का अलग अलग आंसर है। और लोग सोचो कि कैसे इसको डिसाइड करेंगे। ऑप्शन 1, क्वेश्चन इज कि सिंस डिवीजन इज एक्सटर्नल डिवीजन, point P is dividing this line segment AB in
2:3 रेशियो एक्सटर्नली। तो या तो मतलब ये तो क्लियर है कि पॉइंट ए और बी के बीच में पी लाई नहीं करेगा, तो हमें ये बताना है कि पॉइंट ए के लेफ्ट में लाई करेगा या फिर पॉइंट बी के राइट में लाई करेगा। तो अभी कई सारे लोगों ने आंसर दिया, मैं कुछ सारे आंसर्स देख लेता हूँ। और ऑप्शन 1 1 1 2 2 2 प्रणव, तुमने जो बोला है वो क्लियर नहीं है। राइट साइड में b-2, लेफ्ट साइड में a-3, मतलब पॉइंट p तो एक ही पॉइंट है ना, उसके कोऑर्डिनेट्स 9,2 आए सॉल्व करके, तो ये तो एक ही जगह पे लाई करेगा। सात्विक ने बोला 1 1 2 बिकॉज रेशियो इज पॉजिटिव। ओके 2। ओके, अब देखो कैसे डिसाइड करना है। हमने कहा कि इस रेशियो का जो मीनिंग है, मतलब हमारा डाउट क्या है कि पॉइंट पी की पोजीशन यहाँ पे होगी या पॉइंट पी की पोजीशन यहाँ पे होगी, ये डिसाइड करना है। ठीक है, ये जो रेशियो है, हमने कहा कि रेशियो तो ऑलवेज डिस्टेंसेस का रेशियो होगा, और वो रेशियो अगर 2:3 है तो PA/QA डिस्टेंसेस का रेशियो 2/3 है। PA/QA डिस्टेंसेस का रेशियो 2/3 है। इस रेशियो के अकॉर्डिंग बताना कि PA और QA इन दोनों में से कौन सा डिस्टेंस बड़ा है। इज PA इज ग्रेटर देन QA और PA इज लेस देन QA। QA इज ग्रेटर, ठीक है, तो PA इज लेस देन QA। ये सबको यहां से समझ आ गया होगा। ठीक है, इफ PA इज लेस देन, एक मिनट रुको, मैंने यहाँ पे PQ पॉइंट यूज कर लिया जबकि AB पॉइंट था। अभी हम वापस से बात करें, बी PA/PB, पी ठीक है, PA/PB 2/3 दे रखा है क्वेश्चन में। तो इन दिस केस PA डिस्टेंस इज लेस देन PB डिस्टेंस, दैट मींस पॉइंट P विल बी नियरर टू पॉइंट A एंड फार फ्रॉम पॉइंट B। तो पॉइंट P जो है वो यहाँ पे होगा, यहाँ नहीं होगा, बिकॉज हमने बोला यहाँ से पॉइंट P जो है वो पॉइंट A के नियर होगा, तो A वाली साइड में होगा। ठीक है, यस अभी सर। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही है, मतलब लिखना नहीं है तुम्हें, और जो ऐसे कोई सिचुएशन है कि पॉइंट Q पॉइंट AB को 5:3 में एक्सटर्नल डिवाइड कर रहा है, और अभी डायग्राम इस तरह से है। तो पॉइंट Q की पोजीशन बतानी है। पॉइंट Q की पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन ये है, सेकंड पोजीशन ये है, तो 1 आंसर होगा या 2 आंसर होगा? Point Q is dividing AB segment in 5:3 ratio externally. So you have to tell that point Q will lie on position number 1 or position number 2. Okay, तो मैक्सिमम लोगों ने तो 1 आंसर दिया है, बट लक्ष्मी ने 2 आंसर दिया है। और लोग भी देखो, सोचो इस चीज को। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है कि इफ पॉइंट Q इज डिवाइडिंग लाइन सेगमेंट जॉइनिंग AB इन 5:3 रेशियो, तो यहाँ पे ऑर्डर भी मैटर करता है। AB सेगमेंट को अगर 5:3 में डिवाइड कर रहा है तो B राइट सेगमेंट को 3:5 में डिवाइड करेगा। ठीक है, तो इस इंफॉर्मेशन का मतलब ये है कि QA/QB इज इक्वल टू 5/3। If QA/QB is equal to 5/3, then QA distance is greater than QB distance. यस सर, ए के बाजू में राइट साइड। QA distance is greater than QB distance. A यहाँ पे है, तो यहाँ लाई करेगा। समझ आएगा? QA distance is greater than QB distance. तो point Q will be nearer to point B. Point Q point B के पास होगा, because QB is less. तो पोजीशन 1 इस क्वेश्चन का आंसर है। एनी डाउट? सर मेरे को ये डाउट था कि मतलब लेस है तो वो साइड में करेगा ना।
एक मिनट, साथ नवाज ने बोला है कि वी कैन फिगर आउट दिस। हाँ बिल्कुल हम कर सकते हैं साथ, लेकिन जेई एडवांस ने इस टाइप का क्वेश्चन दिया था जिसमें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स नंबर्स की फॉर्म में नहीं है, वो साइन थीटा कॉस थीटा की फॉर्म में गिवन थे। और साइन थीटा कॉस थीटा की फॉर्म में अगर गिवन है तो हम उनसे आइडिया नहीं लगा सकते थे कि वो नंबर में कौन सा इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर बन रहा है। अगर ऑब्वियसली तुमसे ये नंबर्स के फॉर्म में गिवन होता तब तो हम इजीली जैसे ये बोल देते कि एक पॉइंट है 2,1, एक पॉइंट है 3,5, एक पॉइंट है 4,11 फॉर एग्जांपल, ऐसे कुछ भी। तो ऑब्वियसली 2 वाला पॉइंट लेफ्ट साइड में लाई करेगा, 3 वाला पॉइंट मिडिल में लाई करेगा और 4 वाला पॉइंट राइट साइड में लाई करेगा। तो ये तो हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि अगर हमें नंबर्स बता रखे हैं तब। लेकिन अगर साइन थीटा कॉस थीटा या किसी एक पैरामीटर के फॉर्म में गिवन है तो फिर अपन डिसाइड नहीं कर सकते। तो इस वजह से अपन ये मेथड समझ रहे हैं। सेकंड चीज कि यहाँ पे एक बार वापस से देखो कि हमने कैसे डिस्कस किया क्वेश्चन को। मैंने क्या है कि थोड़ा सा घुमा दिया था, कैसे कि Q पॉइंट इज डिवाइडिंग लाइन सेगमेंट AB इन 5:3 रेशियो। तो इसका मीनिंग पहले देखो क्या हुआ। इसका मीनिंग हुआ कि QA अपॉन QB इज इक्वल टू 5/3, बिकॉज यहाँ पे पहले A लिखा है बाद में B लिखा है। तो QA अपॉन QB इज इक्वल टू 5/3। अब यहां से हमने डिसाइड किया कि पॉइंट डिस्टेंस QA इज ग्रेटर देन डिस्टेंस QB। ठीक है, अब डायग्राम की बात करें तो हमने कहा कि इन दोनों पोजीशंस में से डिसाइड करना है कि पॉइंट Q कहां पे लाई करेगा। उस पोजीशन पे लाई करेगा व्हेन डिस्टेंस QA इज ग्रेटर देन डिस्टेंस QB। तो वो पोजीशन 1 है इन दिस सिचुएशन। यस सर। अभी किसी और को कोई भी डाउट? नो सर। सर रफ करना है तो कर दो, ये लिख दिया है ये साइड का क्वेश्चन। क्या क्या वापस से बोलूं? सर ये क्वेश्चन लिख दिया है, रफ करना है तो कर दो। नहीं, बस यहाँ तक ही नोट करना है। और अभी मैं क्वेश्चन और दे रहा हूँ, तुम वो सॉल्व करो। जैसे अभी तो क्वेश्चन है इस इन दिस केस क्वेश्चन है रेशो गिवन है और पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पूछे हैं। क्वेश्चन रिवर्स क्वेश्चन पूछ सकता है। रिवर्स क्या कि क्वेश्चन ने वो पॉइंट बता रखा है जो लाइन सेगमेंट कर रहा है और रेशो पूछा है। तो रेशो फाइंड करने के लिए हम रेशो को m/n की जगह k/1 ले लेंगे, बिकॉज अगर m/n लोगे तब तो m एंड n 2 अननोन हो जाएंगे। अगर k/1 लिया तो ओनली वन वेरिएबल के से काम चल जाएगा। और ये दोनों सिचुएशन सेम क्यों है? बिकॉज अगर कोई पॉइंट किसी लाइन सेगमेंट को 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब वो 2/3:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। सेम ही बात है। तो हम इस तरह से k/1 का रेशियो लेके सॉल्व कर लेंगे। तो क्वेश्चन इज इफ पॉइंट P -3,5 is dividing line segment joining A 1,4 and B 9,2 in some ratio, then find that ratio.
-1/3 और दो लोगों का आंसर -1/3। तो यहाँ पे हमने रेशियो को k:1 एज्यूम किया। k:1 जो रेशियो है उसके लिए सेक्शन फॉर्मूला यूज किया और सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके जो पॉइंट आएगा वो पॉइंट हम -3,5 के इक्वल रख के दोनों साइड के आइदर x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट्स को कंपेयर कर लेंगे। मतलब कोई से भी एक कोऑर्डिनेट को कंपेयर करना सफिशिएंट है इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, बिकॉज क्वेश्चन ने स्टेटमेंट में बोला है कि ये कंफर्म है कि वो डिवाइड कर ही रहा है, तो हमें चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर वो डिवाइड कर ही रहा है तो हमें चेक नहीं करना है। दैट मींस ओनली x कोऑर्डिनेट की कैलकुलेशन कर लो या फिर ओनली y कोऑर्डिनेट की कैलकुलेशन कर लो। तो अगर हम x कोऑर्डिनेट से कैलकुलेशन करें तो -3 इज इक्वल टू 9k + 1 अपॉन k + 1 मल्टीप्लाई किया तो -3k 9k यानी कि 12k इज इक्वल टू -3 -1 -4। तो k का जो वैल्यू है वो -1/3 आ रहा है। वैल्यू ऑफ k इज -1/3। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज Ratio is 1/3 and it divides externally. एग्जैक्टली कि रेशियो इज 1:3 एंड डिवीजन इज एक्सटर्नल डिवीजन। ठीक है, तो फाइनल आंसर तो हम 1:3 का बोलेंगे, बट साथ में वर्ड यूज करेंगे दैट डिवीजन इज एक्सटर्नल डिवीजन, 1:3 एक्सटर्नली। ठीक है, अभी ये कंप्लीट सॉल्यूशन क्लियर है सभी को। अब इसमें एक और सिचुएशन हम कंसिडर कर लेते हैं कि मान लो क्वेश्चन का स्टेटमेंट इस तरह से नहीं है कि वो नहीं कंफर्म कर रहा कि वो डिवाइड कर ही रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि चेक वेदर दिस पॉइंट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी इन सम रेशियो और नॉट। So सर हमको k के कोऑर्डिनेट्स दोनों से चेक करने पड़ेंगे, x and y. ठीक है, If value of k comes same, then it is dividing. करेक्ट। कि इस सिचुएशन में अगर क्वेश्चन ने चेक करने को बोला है तो इस सिचुएशन में विल फाइंड x वैल्यू ऑफ k बाय यूजिंग x कोऑर्डिनेट, ये आ गया। विल फाइंड वैल्यू ऑफ k बाय यूजिंग y कोऑर्डिनेट, तो कुछ k आ जाएगा। इफ दोनों इक्वेशन से वैल्यू ऑफ k इज कमिंग आउट सेम, देन दैट पॉइंट इज डिवाइडिंग गिवन लाइन सेगमेंट इन सम रेशियो। और अगर मान लो फर्स्ट इक्वेशन से k जैसे अभी -1/3 आ गया और लेट्स से सेकंड वाली इक्वेशन से k की वैल्यू 5/2 आ गई, तो k की अगर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं तो फिर पॉइंट उस लाइन सेगमेंट को डिवाइड नहीं कर रहा। और पॉइंट उस लाइन सेगमेंट को डिवाइड नहीं कर रहा का मीनिंग क्या है कि गिवन पॉइंट्स तो a और b यहाँ पे कहीं होंगे और पॉइंट p जो है वो इधर कहीं होगा, मतलब कि इस लाइन पे लाए नहीं कर रहा। ठीक है, तो x कोऑर्डिनेट से अलग और y कोऑर्डिनेट से अलग के मिल रहा है, तो इसका मतलब कि ऐसी कोई सिचुएशन है कि पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर। इसने बोला कैन यू शो हाउ कैन वी फिगर आउट व्हिच साइड इज p ऑन यूजिंग x कोऑर्डिनेट। इन लास्ट क्वेश्चन ये रहा। हाँ, तो यहाँ पे अभी a पॉइंट मान लो यहाँ पे कुछ है और b पॉइंट यहाँ पे है इस वाले क्वेश्चन में। तो a वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 1,4 है, b वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 9,2 है और p जो पॉइंट दे रखा है वो -3,5 दे रखा है। तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 9 है, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 1 है, तो ऑब्वियसली p पॉइंट यहाँ पे लाई करेगा A side left. और ये हमने अभी कोऑर्डिनेट को देख के बता दिया, बिकॉज कोऑर्डिनेट में 9 से डिक्रीज करके 1 आया और 1 से डिक्रीज करके -5 आया, -3 आया। ठीक है, तो अगर नंबर्स पता है तीनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में तब तो हम डायरेक्टली बता सकते हैं, बट अगर पैरामीटर की फॉर्म में कोऑर्डिनेट्स गिवन है, लेट्स से एक पॉइंट है t, 2t, एक पॉइंट है 3t - 7, 5t + 4, ऐसे कुछ गिवन है, तो फिर अपन क्योंकि अपन को t नहीं पता तो हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि कौन सा पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है। अभी तो पॉइंट P जो है वो पॉइंट A के लेफ्ट साइड में लाई कर रहा है, मतलब कि पॉइंट A वाली साइड में लाई कर रहा है पॉइंट P।
हार्मोनिक कॉन्जुगेट, हार्मोनिक कॉन्जुगेट वर्ड क्या है, मैं एक बार स्टेटमेंट लिख देता हूं फिर डिस्कस करते हैं। तुम लोग हैंड टू हैंड नोट करते जाना। If points P and Q are dividing line segment joining A and B in same ratio internally and externally, दो पॉइंट है P और Q, तो एक पॉइंट ए बी सेगमेंट को किसी पर्टिकुलर रेशियो में इंटरनली डिवाइड कर रहा है और सेम रेशियो में पॉइंट Q सेम सेगमेंट को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। Then P and Q are called harmonic conjugate of each other with respect to points A and B. P and Q are called harmonic conjugates of each other with respect to points A and B. नोट कर लिया? हार्मोनिक कॉन्जुगेट वर्ड जो आया है, हार्मोनिक कॉन्जुगेट वर्ड जो सबसे लास्ट में अपने लिखा है ना, AP, AB and AQ distances, these numbers are in HP, यहां से आया है। बट उससे पहले कि स्टेटमेंट क्या है, तो हमें A and B ये तो फिक्स पॉइंट्स गिवन है, इनसे लाइन सेगमेंट AB बन रहा है, एंड P एंड Q ये दो पॉइंट्स हैं जो AB सेगमेंट को सेम रेशियो में एक पॉइंट इंटरनल और एक पॉइंट एक्सटर्नल डिवाइड कर रहा है। मान लो वो रेशियो 2:3 का है, तो मैथमेटिकली अपन P पॉइंट को फाइंड करने के लिए 2:3 पॉजिटिव यूज कर लेंगे और फॉर पॉइंट Q 2:3 नेगेटिव यूज कर लेंगे। ठीक है, तो पॉइंट P एंड पॉइंट Q आर डिवाइडिंग line segment joining A and B in same ratio, one point internally and second point externally. Then P is called harmonic conjugate of Q and Q is called harmonic conjugate of P. That is, P and Q are called harmonic conjugates of each other with respect to points A and B. और in this situation अभी हम प्रूव करेंगे that AP, AB and AQ these distances are in HP. इसको प्रूव करने का मेथड क्या, कि हमने बोला कि सिंस रेशियो जो है डिवीजन का रेशियो सेम है, तो इसका मीनिंग कि PA अपॉन PB
इज इक्वल टू क्यू ए अपॉन क्यू बी, बिकॉज पॉइंट पी और पॉइंट क्यू ए बी सेगमेंट को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, तो पी ए अपॉन पी बी इज इक्वल टू क्यू ए अपॉन क्यू बी। और इस इंफॉर्मेशन से तुम्हें ये पॉइंट प्रूव करना है। इसका मतलब कि मैथमेटिकली सबसे लास्ट में क्या प्रूव करना है अपन को, हमें लेके आना है 2 अपॉन ए बी इज इक्वल टू 1 अपॉन ए पी प्लस 1 अपॉन ए क्यू। ए पी या पी ये तो सेम बात है। तो अब तुम करो सिंप्लीफाई, क्या करोगे, सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाओ और ये प्रूव करो। Sir, AB can be written as AP plus PB. लिख सकते हैं सर। हाँ, इसको ए बी को ए पी प्लस पी बी लिख सकते हैं। ऐसे अगर ए क्यू रिक्वायर्ड है कहीं पे तो उसको अकॉर्डिंगली लिख सकते हैं। तो ये सारे के सारे एक ही लाइन में है और इसी तरह के मैनिपुलेशन का यूज करना है। मतलब थॉट क्या होगा कि हमें जो इंफॉर्मेशन गिवन है, इस सारी इंफॉर्मेशन को पहले ओनली इन टर्म्स ऑफ ए बी ए पी और ए क्यू कन्वर्ट कर लो। ठीक है, तुम लोग ट्राई करो, मैं अभी 2 मिनट्स में आता ओके सर। हुआ क्या प्रूफ? तो हमें पी ए डिस्टेंस तो चाहिए, तो पी ए को तो छेड़ना नहीं है। पी बी डिस्टेंस नहीं रिक्वायर्ड है। डायग्राम के अकॉर्डिंग पी बी डिस्टेंस को हम ए बी माइनस ए पी बोल सकते हैं, बिकॉज ए बी यस और ए सर। ऐसे ही क्यू ए डिस्टेंस रिक्वायर्ड है तो क्यू ए भी एज इट इज। क्यू बी डिस्टेंस इज इक्वल टू क्यू ए माइनस ए बी। ठीक है, रेसिप्रोकल लिया, रेसिप्रोकल लिया तो बन गया ए बी माइनस ए पी अपॉन ए पी इज इक्वल टू ए क्यू माइनस ए बी अपॉन ए क्यू। लेफ्ट साइड में ए बी अपॉन ए पी माइनस 1, राइट साइड में 1 माइनस ए बी अपॉन ए क्यू। ठीक है, तो ट्रांसफर किया तो ये बन जाएगा ए बी अपॉन ए पी प्लस ए बी अपॉन ए क्यू इज इक्वल टू 2 और फिर दोनों साइड ए बी से डिवाइड कर लिया, तो 1 अपॉन ए पी प्लस 1 अपॉन ए क्यू इज इक्वल टू 2 अपॉन ए बी। देखना है मेथड समझ आ गया? और इसका मीनिंग दैट ए पी ए बी एंड ए क्यू डिस्टेंसेस आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ऑल्दो ये जो स्टेटमेंट लिखा है इसका कोई और यूज नहीं है,
मतलब क्वेश्चन सॉल्विंग में इसका कोई यूज नहीं आएगा। ये तो अगर कोई क्वेश्चन में स्टेटमेंट दे रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो अपन को उस सिचुएशन में काम आएगा बस। मैथमेटिकल अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है तब तो हमें डेफिनेशन का ही यूज करना होगा। बट एक बार देखो, ओके सर। यहाँ तक जो हमने अभी डिस्कस किया है, कोई पॉइंट पूछना है? नो सर। हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट A एंड B, ये वन को फाइंड करना है। तो स्टेप 1 कि ये फाइंड करो P पॉइंट ए बी सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो K की वैल्यू देखो क्या आ रही है, अगेन क्वेश्चन है हार्मोनिक कॉन्जुगेट फाइंड करने को ही बोला है, तो इसका मतलब कि ये इम्प्लिसिट है कि P पॉइंट ए बी सेगमेंट को किसी पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड कर ही रहा है। दैट इज हमें ओनली x या ओनली y कोऑर्डिनेट को कंपेयर करके एक इक्वेशन से k की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। लास्ट वाले क्वेश्चन में अपन ने x कोऑर्डिनेट यूज किया था, तो हम अभी y कोऑर्डिनेट यूज कर लेते हैं। तो आंसर बोला गया -1/4। ओके, तो एक बार मैं कैलकुलेशन कर देता हूँ, y कोऑर्डिनेट से कर रहा हूँ मैं कैलकुलेशन। तो y कोऑर्डिनेट से k इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू 3। तो हो गया 1 इज इक्वल टू 3k प्लस 3। k इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1 अपॉन k प्लस 1। तुम्हारा आंसर -1/4 आ रहा है, मेरा तो नहीं आ रहा है। ये वाले पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है क्या? मैंने लिया तो यही था 2x प्लस y इक्वल टू 5, 2 प्लस 3 इक्वल टू 5, 5। ओहो, 2x प्लस y इक्वल टू 5 में, ओके मेरी मिस्टेक है क्वेश्चन देने में। यहाँ पे पॉइंट जो है वो 0,5 आएगा। क्वेश्चन को करेक्ट करना, पॉइंट जो है वो 0,5 आएगा, अदरवाइज क्वेश्चन ही इनकरेक्ट है बिकॉज वो पॉइंट्स कोलिनियर नहीं आ रहे थे। एक बार अब वापस से करो कैलकुलेशन, तुम लोग अब x कोऑर्डिनेट से कर लो और मैं y कोऑर्डिनेट से कर देता हूँ, आंसर मैच करेगा दोनों का, ठीक है। तो मैं y कोऑर्डिनेट से कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 5k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1।
सर रेशियो 1 आ रहा है। सारा गड़बड़ हो गया इस क्वेश्चन में। सर 1 आना मतलब इट डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स राइट, इक्वल आवर्स। इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, बट ये क्वेश्चन अब वापस से गलत हो गया। मैंने एक्चुअली जो लाइन गलत ही ले ली। चलो मैं भी बता रहा हूँ, बट अब हमें वापस से चेंज करना पड़ेगा बिकॉज क्वेश्चन इनकरेक्ट है। रेशियो 1 नहीं आ सकता, नहीं आएगा कभी भी हार्मोनिक कॉन्जुगेट में। क्यों नहीं आएगा पहले तो ये डिस्कस कर लेते हैं। देखो, अगर कोई भी एक पॉइंट ए बी सेगमेंट का मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट होने का मतलब कि रेशियो 1:1 है। ठीक है, अब इसका अगर हम हार्मोनिक कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे तो हमें रेशियो 1:-1 या -1:1 का यूज करना पड़ेगा। जब सेक्शन फॉर्मूला लिखोगे तो ऊपर तो कुछ आ जाएगा, नीचे जो है वो 1 - 1 आएगा, और डिनोमिनेटर में अगर 0 बन गया तो पॉइंट डिफाइन नहीं होगा। तो कभी भी 1:1 वाली सिचुएशन में एक्सटर्नल डिवीजन पॉसिबल ही नहीं है। तो इस वजह से ये क्वेश्चन कंप्लीटली इनकरेक्ट हो गया। हमें अब क्वेश्चन को अगेन चेंज करना पड़ेगा, और ये 2x + y = 5 में अगर हम x की वैल्यू को 4 ले लेते हैं तो y कितना आ रहा है? x को 4 लिया तो y आ रहा है -3। ठीक है, अभी तक जो अपन ने कैलकुलेशन करी है वो कैलकुलेशन ठीक है, रेशियो 1:1 आ रहा था, लेकिन हमने कहा कि सिंस हार्मोनिक कॉन्जुगेट के केस में ये डेटा पॉसिबल नहीं होगा, तो हम अब इसको सिचुएशन को चेंज करके पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स को 4, -3 कर रहे हैं। और 4, -3 करने के बाद जो रेशियो है वो आएगा एक्स कोऑर्डिनेट से 4k + 2 अपॉन k + 1 = 1, दैट इज 4k + 2 = k + 1। तो k की जो वैल्यू है वो 1/2 आ रही है। -1/2 k की जो वैल्यू है वो -1/3 आ रही है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि पॉइंट P इज डिवाइडिंग लाइन सेगमेंट जॉइनिंग AB इन 1:3 रेशियो एक्सटर्नली। ठीक है, P इज डिवाइडिंग AB इन 1:3 रेशियो एक्सटर्नली। तो अब बताओ कि इसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? फर्स्ट टेक P, पॉइंट Q will divide AB in 1:3 internally। बिल्कुल, कि यहाँ पे रेशियो सेम होना चाहिए, बट एक डिवीजन एक्सटर्नल एक डिवीजन इंटरनल। तो हम बोलेंगे देयरफॉर हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ P उसको हमने मान लो Q बोल दिया। और अब इसके बाद कैलकुलेशन करके पॉइंट Q का आंसर फाइंड कर लेंगे। ठीक है ना, 5/2, 0 आ रहा है। यस सर। तो यहाँ पे कंप्लीट मेथड किसी भी एक गिवन पॉइंट का दो गिवन पॉइंट के रेस्पेक्ट में हार्मोनिक कॉन्जुगेट फाइंड करने के लिए फर्स्ट स्टेप
कि हमने एज्यूम कर लिया कि पॉइंट पी जो है वो ए बी सेगमेंट को k/1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो जो हमने पहले क्वेश्चंस किए थे उसी मेथड का यूज करके हमने वो रेशियो फाइंड कर लिया। अभी रेशियो सॉल्व करने के बाद माइनस के का वैल्यू -1/3 आया है, तो इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग दैट पॉइंट P is dividing line segment joining AB in 1:3 ratio externally. If point P is dividing AB externally, then harmonic conjugate of that will divide the same segment internally in same ratio. तो हमने मान लिया कि हार्मोनिक कॉन्जुगेट का नाम Q है, तो Q is dividing the line segment joining AB in 1:3 रेशियो, सेम रेशियो यूज किया है, बट अभी डिवीजन इंटरनल यूज करेंगे। अगर यहाँ पे K का वैल्यू पॉजिटिव आ जाता, इसका मतलब कि डिवीजन इंटरनल होता, तो इन दिस केस हम डिवीजन को एक्सटर्नल यूज कर लेते, ठीक है। तो ये किसी भी एक पॉइंट का हार्मोनिक कॉन्जुगेट फाइंड करने का मेथड। सो K का वैल्यू का कैलकुलेशन हमने इस तरह से किया कि पॉइंट P जो है वो k/1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो x कोऑर्डिनेट से k × 4 प्लस 1 × 2 अपॉन k + 1, और इसको हमने x कोऑर्डिनेट 1 के इक्वल रख दिया, ठीक है प्रणव। और कोई डाउट किसी को? ओके Sir, हाँ, but one ratio will be negative, right? Either internal or external. बिल्कुल। One ratio will be negative for harmonic conjugate and one will be positive. It's here both are positive. The Right. value of k is -1/3 for Value- P. Value of k here is -1/3. Therefore ratio is, अगर मैथमेटिकल हमने भी डिस्कस किया ना कि मैथमेटिकल रेशियो नेगेटिव है, तो उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग ये है दैट रेशियो को हम 1/3 बोलेंगे, लेकिन वर्ड एक्सटर्नली इंक्लूड कर लेंगे। और इसी चीज को अगर हमें मैथमेटिकली लिखना है तो हम रेशियो को -1:3 करके यूज में लेंगे। और सिंस अभी डिवीजन एक्सटर्नल है, मतलब कि मैथमेटिकल रेशियो नेगेटिव है, तो पॉइंट Q का डिवीजन इंटरनल होगा एंड मैथमेटिकल रेशियो जो है हम +1:3 का यूज कर लेंगे। और प्रणव यहाँ पे हमने कैलकुलेशन ऐसे करी कि 1:3 में 1 × 4 प्लस 3 × 2, 1 × 4 4 हो गया, प्लस 3 × 2 6 हो गया, तो यानी कि न्यूमरेटर 10 आ गया, तो ये तो हमने 10 लिखा हुआ है एंड डिनोमिनेटर में 1 + 3 लिखा हुआ है। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट के लिए 1 × -3 प्लस 3 × 1, 1 × -3 इज -3 एंड 3 × 1 इज 3, तो -3 + 3 0 हो गया, तो y कोऑर्डिनेट 0 आ गया। Okay, thank you, sir. ये लास्ट में सारा नोट कर लिया, कोई डाउट किसी को भी पूछना है? No, sir. अभी हमने बेसिक जो अपन ने स्ट्रेट लाइन में कंसेप्ट पढ़ा है, वो क्या पढ़ा है अभी तक? ओनली डिस्टेंस फार्मूला एंड सेक्शन फार्मूला, जो बेसिक फार्मूले हैं, ठीक है। ओनली अब इन दोनों चीजों का यूज करके तुम्हें बताना है। स्लोप वगैरह हमने अभी डिस्कस नहीं किया है, तो स्लोप का या एंगल का यूज नहीं करना है, जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूं उसमें। और क्वेश्चन क्या है कि हमें एक क्वाड्रिलेटरल के 4 वर्टिसेस गिवन है, इन चारों के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, ए बी सी एंड डी, इन चारों पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, और हमने कहा ये कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल है। हमें ये चेक करना है कि वेदर दिस क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम और नॉट। कोऑर्डिनेट की हेल्प से कैसे चेक करेंगे? कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल वेदर इट इज अ पैरेललोग्राम और नॉट, चेक करने का मेथड क्या होगा? बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला। ओके, डिस्टेंस फार्मूले से हम चेक कर सकते हैं, लेकिन डिस्टेंस फार्मूले से लेंथ ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो यहाँ पे बोला गया कि हम अगर ABCD क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहा है क्वेश्चन, Sir, we can use vector also. वी कैन यूज Vector. The vector AB equal to vector CD. ठीक है, वेक्टर की फॉर्म में हम कंपेयर कर सकते हैं, बट इज इट सफिशिएंट टू से वेक्टर AD इज इक्वल टू वेक्टर AB? ओके, हाँ ठीक है, Vector AB equal to CD and BC equal to AD. तो हमने बोला कि अगर हम
डिस्टेंस फॉर्मूले से जा रहे हैं तो हम बोल रहे हैं कि ए बी डिस्टेंस विल बी इक्वल टू सी डी डिस्टेंस। बट अगर हम भी डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो क्या ये चेक करना सफिशिएंट है पैरेललोग्राम के लिए? नो। नो, हमें दोनों अपोजिट साइड के जो पेयर्स हैं उनकी डिस्टेंसेस इक्वल करना होगा, यानी कि एडी डिस्टेंस इक्वल टू बीसी डिस्टेंस, ये भी चेक करना होगा। तो मेथड 1 तो ये हो गया, एडी डिस्टेंस इज इक्वल टू बीसी डिस्टेंस एंड एबी डिस्टेंस इज इक्वल टू सीडी डिस्टेंस। सेकंड मेथड हम ये बोल सकते हैं, जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स हैं ये बाइसेक्ट करते हैं। दिस इज मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल AC as well as diagonal BD। तो नेक्स्ट मेथड कि मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल्स आर सेम, दैट इज AC का मिड पॉइंट A प्लस सी बाई 2 करके मिलता है। ये समझ आता है क्या? A प्लस सी बाई 2 का मतलब हमने x कोऑर्डिनेट को ऐड करके बाई 2 कर दिया, कॉमा y कोऑर्डिनेट को ऐड करके बाई 2 कर दिया। ऐसे ही B और D पॉइंट का मिड पॉइंट फाइंड करेंगे तो वो जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो उस वाले कोऑर्डिनेट के इक्वल हो जाएंगे। तो ये इसका सेकंड मेथड है कि जो पैरेललोग्राम है उसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। इन दोनों में कैलकुलेशन कौन से मेथड में कम है, मतलब कौन सा मेथड 2। एग्जाम? बट सर ऐसा हो सकता है ये जो भी प्रॉपर्टीज बोल रहे हैं ये सब रेक्टेंगल के लिए एप्लीकेबल है, तो क्वाड्रिलैटरल रेक्टेंगल भी हो सकता है। all rectangles are parallelogram, तो ऑब्वियसली रेक्टेंगल के लिए एप्लीकेबल होगा, बट ऑल पैरेललोग्राम्स आर नॉट रेक्टेंगल्स। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन है सिर्फ यही चेक करने को बोला, मान लो एक्चुअल में कोई एक रेक्टेंगल दे रखा है बट क्वेश्चन बोल रहा है कि चेक करो कि ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है या नहीं है, तो हम ओनली डायगोनल्स के मिड पॉइंट सेम चेक कर लेंगे और अगर सेम आ गए तो वो पैरेललोग्राम है। क्वेश्चन अपन से पूछा ही नहीं है कि वो रेक्टेंगल है या नहीं है, मैं भी आगे डिस्कस भी करूंगा तो और समझ आ जाएगा। बट अभी हमने बोला कि पैरेललोग्राम चेक करने के लिए ये जो दो मेथड्स हैं उनमें फर्स्ट मेथड में तो हमने डिस्टेंस फॉर्मूला यूज किया है और सेकंड मेथड में हमने सेक्शन फॉर्मूला यूज किया है और पर्टिकुलरली मिड पॉइंट यूज किया है। तो मिड पॉइंट का मतलब रेशियो 1:1 का रेशियो हो गया, और दैट इज कि अगर हमें कोई से भी दो पॉइंट, जैसे एक है 2,3, एक है 6,11, और इन दोनों पॉइंट का मिड पॉइंट फाइंड करना है, तो सिंपली हमारा आंसर 2 + 6/2, 3 + 11/2 से आ जाएगा। ये हो गया 4 और ये हो गया 7। तो सेक्शन फॉर्मूला यूज करने से जो कैलकुलेशन है वो मेथड 1 की कैलकुलेशन से बेटर है, तो हम एग्जाम के पर्पस से मेथड 2 यूज करेंगे। अभी मैं ये नोट करवा दूंगा, बट हमने क्या बोला कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल को एक रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम चेक करना है तो हम डायगोनल के मिड पॉइंट को इक्वेट कर देंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कि हमने ये तो चेक कर लिया कि ये पैरेललोग्राम है, अब हमें चेक करना है कि ये रेक्टेंगल है या नहीं है। पैरेललोग्राम चेक कर लिया, बट अब हमें फर्दर ये चेक करना है कि इज इट अ रेक्टेंगल और नॉट। तो फर्दर क्या करेंगे? ग्रेडियंट यूज कर सकते हैं। नहीं, सेक्शन और डिस्टेंस फॉर्मूला ओनली। डायगोनल्स शुड बी इक्वल, बिल्कुल सही है। एक रेक्टेंगल अगर होगा तो इसके डायगोनल्स की जो लेंथ हैं ए बी सी डी, लेंथ ऑफ डायगोनल्स विल बी इक्वल। तो सिंस अभी अपन ने स्लोप का बात नहीं किया है तो हमारे पास जो डिस्टेंस फॉर्मूला और सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके मेथड है, तो उसमें अपन क्या करेंगे एडिशनल कि डायगोनल्स की जो लेंथ है उसको इक्वल कर लेंगे। जब हम स्लोप पढ़ लेंगे तो और भी सिंपल हो जाता है कि हम if these two lines are perpendicular to each other then m1 m2 equals to -1 चेक कर लेते हैं और वो कैलकुलेशन और भी सिंपल है। बट अभी के लिए हमने पहले पैरेललोग्राम चेक किया, दैट मींस ये वाली कंडीशन चेक की, उसके बाद अगर पैरेललोग्राम आ गया तो दो डायगोनल्स जो है रेक्टेंगल क्वाड्रिलेटरल के, उन दोनों की लेंथ को चेक किया कि दोनों लेंथ इक्वल आ रही है कि नहीं आ रही। अगर लेंथ इक्वल आ गई तो ये रेक्टेंगल बन गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि हमने अब रेक्टेंगल चेक कर लिया, ये चेक करना है कि स्क्वायर है या नहीं है। ऑल साइड्स इक्वल। चारों साइड लेंथ फाइंड करना जरूरी है क्या? नहीं, दो कोई भी दो एडजेसेंट साइड्स चलेंगे। कोई भी दो एडजेसेंट साइड की लेंथ
इक्वल करना सफिशिएंट है, बिकॉज हमने रेक्टेंगल तो बोल ही दिया, रेक्टेंगल है यहां तक, तो फिर कोई सी भी दो एडजेसेंट साइड ए बी और सी डी बी सी, ये दोनों साइड लाइंस अगर इक्वल आ गई तो वो एक स्क्वायर बन जाएगा। एंड लास्ट सिचुएशन कि एक पैरेललोग्राम गिवन है, एक पैरेललोग्राम गिवन है, मतलब कि हमने चेक कर लिया कि ये पैरेललोग्राम है, और अभी हमें चेक करना है कि वेदर दिस पैरेललोग्राम इज अ रोम्बस और नॉट। बोलो, रोम्बस चेक करने की कंडीशन क्या होगी? अपोजिट साइड्स आर इक्वल, पैरेललोग्राम में ही अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो रोम्बस की सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। ओजस ने बोला है एडजेसेंट साइड्स इक्वल, ये सही है कि हमने अगर ए बी सी डी को पैरेललोग्राम तो बोल ही दिया, इसको फर्दर रोम्बस बोलना है तो कोई सी भी दो एडजेसेंट साइड लेंथ्स को इक्वल कर दो, ठीक है। तो अपने पास इस तरह से अपन अभी चेक कर सकते हैं बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला एंड डिस्टेंस फॉर्मूला। तो एक बार अपन जो मैंने भी डिस्कस किया ना, इसको नोट कर लेते हैं, फिर एक बार और डिस्कस कर लेंगे। अब देखो, जो अपन ने अभी डिस्कस किया था, तो कितने लोगों को ध्यान है कि हमने रेक्टेंगल के लिए क्या कंडीशन रखी थी? इक्वल डायगोनल्स, इक्वल डायगोनल्स। AC इक्वल टू BD। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वल डायगोनल्स एंड तो यहाँ पे एंड वर्ड हमने यूज किया है, दैट मींस फर्स्ट कंडीशन कि रेक्टेंगल इफ इट इज अ पैरेललोग्राम, और ये चीज चेक करने का मेथड क्या कि पैरेललोग्राम कब बोला हमने? इफ डायगोनल्स आर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर, दैट इज AC
और BD के मिड पॉइंट्स सेम जगह पे आ रहे हैं, मतलब कि दोनों के कोऑर्डिनेट्स जो है वो सेम आ रहे हैं मिड पॉइंट के। फर्दर रेक्टेंगल की बात, स्क्वायर की बात करें, स्क्वायर इफ इट इज अ रेक्टेंगल एंड की बात बोलो क्या, Two adjacent sides are Adjacent equal. sides are equal. any two adjacent sides जब हम स्लोप्स की बात कर लेंगे तो हम ये भी बोल सकते हैं कि रेक्टेंगल में पैराग्राम चेक कर लिया पहले तो, और फिर एडजेसेंट साइड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। रेक्टेंगल में फर्स्ट कंडीशन तो पैराग्राम चेक करना, दैट इज डायगोनल्स जो है उनके मिड पॉइंट सेम जगह, एंड सेकंड कंडीशन कि adjacent side any two adjacent sides are perpendicular to each other, और वो कंडीशन बहुत सिंपल सा होता है m1 m2 is equal to -1 where m is slope। स्क्वायर के लिए अगर हमने रेक्टेंगल चेक कर लिया तो स्लोप का तो कोई यूज बचा नहीं, यानी कि स्क्वायर के लिए तो यही वाला मेथड लगाना पड़ेगा कि रेक्टेंगल चेक कर लो पहले और उसके बाद एनी टू एडजेसेंट साइड का जो लेंथ है वो चेक कर लेंगे इक्वल है या नहीं है। रोम्बस के लिए ऑल्टरनेट मेथड क्या हो जाएगा कि जो रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर होते हैं। डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस यहाँ पे अपन नोट कर लेते हैं, रेक्टेंगल का तो पता ही है, वो नोट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट एक ऑल्टरनेट मेथड diagonals of rhombus are perpendicular bisectors of each other। तो इस मेथड से अपन कैसे चेक करेंगे कि एक तो बाइसेक्टर है दैट इज डायगोनल का मिड पॉइंट सेम है, और दूसरा परपेंडिकुलर है तो m1 m2 इज इक्वल टू -1। अच्छा, स्क्वायर वाले केस में भी एक ऑल्टरनेट मेथड है कि अगर हमने रेक्टेंगल चेक कर लिया तो स्क्वायर के डायगोनल्स भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। Yes, sir. Equal and perpendicular bisectors of each other. बिल्कुल, ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल्स, ऑल रेक्टेंगल्स आर पैरेललोग्राम्स। ठीक है, तो ये मेथड नोट कर लो सारे, और फिर मैं क्वेश्चन तुम्हें देता हूँ, तुम सॉल्व करना। अभी कोई पॉइंट किसी को डिस्कस करना है तो पहले बताओ। सब लोग देखो क्लियर है कि एग्जैक्टली कैलकुलेशन वाइज क्या करना है पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस चेक करने के लिए। ठीक है,
बहुत सिंपल क्वेश्चन, विद इन 2 मिनट आंसर बताना है। विद इन 2 मिनट देखते हैं कितने लोगों का करेक्ट आंसर आता है। प्रणव क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन है 2a + 3b की वैल्यू पूछी है, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है ये। वेदांत ने बोला 19, मुफिस ने बोला 47। वन 40, 20 सेकंड्स रिमेनिंग। अभी तक दो लोगों का आंसर आया, दोनों का डिफरेंट आंसर है। आशा 37। टाइम्स अप। अभी भी चलो 15 सेकंड का ग्रेस, देखते हैं किसी और का भी आंसर आता है क्या। बिकॉज 3 आंसर बोले और तीनों ही डिफरेंट आंसर आए। एटलीस्ट 2 तो मैच कराओ कोई। 15 सेकंड्स ही हो गए। तो देखो इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है कि तुम्हारा कैलकुलेशन का स्पीड, मतलब मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन में कंसेप्ट वाइज कुछ डाउट होगा। मैक्सिमम लोगों को कंसेप्ट तो क्लियर होगा कि करना क्या है। क्वेश्चन ने बोला और हमने जस्ट अभी नोट ही किया है कि अगर ABCD पैरेललोग्राम है तो उसके लिए कंडीशन क्या है कि मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। तो ये तो कंसेप्ट लगाना है, फिर कैलकुलेशन बचा और तुम्हें कैलकुलेशन करना था जो विद इन 2 मिनट्स हम इजीली कर सकते थे, बट नहीं किया है बहुत सारे लोगों ने। और 3 लोगों का जिनका आंसर आया वो तीनों का डिफरेंट आंसर है। अभी किसी और को आंसर कुछ देना है? मैं कंप्लीट सॉल्यूशन लिख रहा हूं। तो मिड पॉइंट ऑफ AC क्या हो जाएगा? A दैट इज 2 + 8/2 कॉमा 4 - 2/2। तो ये आ रहा है 5, 1। मिड पॉइंट ऑफ AC 5, 1 आ रहा है, ठीक है। मिड पॉइंट ऑफ BD 5 + A/2 कॉमा -7 + B/2। और सिंस ये दोनों पॉइंट्स को हमें इक्वल रखना है तो यहां से आ गया 5 + A/2 इज इक्वल टू 5। तो A का वैल्यू जो है 5 आ गया एंड -7 + B/2 इज इक्वल टू 1। तो B की जो वैल्यू है ये 9 आ रही। Therefore 2A + 3B is 5 × 2 10 और 9 × 3 27। तो आंसर इज 37 जो आयशा ने करेक्टली दिया है। तो अभी देखना, तुम ये देखो कि अगर तुम्हारा आंसर रॉन्ग है या सॉल्व नहीं हुआ तो एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहाँ पे है। कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है
या फिर हमें ये नहीं पता था कि करना क्या है इस क्वेश्चन में या क्या परेशानी है। कंसेप्ट क्योंकि हमने जस्ट इससे पहले वाले स्लाइड में नोट किया था कि AC का मिड पॉइंट और BD का मिड पॉइंट इक्वेट कर देंगे। तो अगर एक डाउट ये हो सकता है कि मिड पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, तो हमने कहा कि मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए अगर हमें x1, y1 और x2, y2 का मिड पॉइंट चाहिए तो x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। ओके, तो तुमने क्वेश्चन को रीड करने में मिस्टेक किया, माइनस साइन मिस कर दिया। ठीक है, ठीक है, अभी तो आपको क्लियर है। अब देखो इस क्वेश्चन में, अब इस क्वेश्चन को लेंथी अगर मैं करूं तो अभी तो इस क्वेश्चन ने ये कंफर्म कर दिया कि पैरेललोग्राम जो है वो ABCD है, मतलब कि पॉइंट्स का ऑर्डर फिक्स कर दिया। बट अगर क्वेश्चन ये बोलता ना कि फाइंड फोर्थ वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम whose 3 vertices are 2, 4, 5, -7 and 8, -2। अगर सर क्वेश्चन इस ये तरह क्वेश्चन हमारे बोर्ड्स में आया था। से, ये वाला एग्जैक्टली ये नहीं, बट ऐसे फोर्थ कोऑर्डिनेट फाइंड करने को बोला था। ओके, अब देखो ये वाला क्वेश्चन तो सिंपल था, जो जेई मेंस के लेवल का क्वेश्चन है। ये वाला जो क्वेश्चन है, तुम्हें क्या लगता है कि ये वाला क्वेश्चन सेम क्वेश्चन ही है या डिफरेंट है? डिफरेंट है क्या डिफरेंट है इसमें? सर, हमें एग्जैक्टली पता नहीं है, ये तीनों कोऑर्डिनेट्स का एग्जैक्ट ऑर्डर नहीं पता। एग्जैक्टली इस सिचुएशन ने तो ऑर्डर फिक्स कर दिया था कि ABCD ही क्वाड्रिलेटरल बनाना है, ABCD ही पैरेललोग्राम बनाना है। बट इस क्वेश्चन ने फिक्स नहीं किया, तो ये वर्टिसेस किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं। तो इसका मतलब कि अगर हम डायगोनल्स को देखेंगे तो अब अपने पास जैसे मान लो ये पॉइंट्स A है, ये वाला पॉइंट लेट्स से A है, ये B है, ये C है। तो एक सिचुएशन ऐसा हो सकता है कि एक डायगोनल AC बन जाए, एक ऐसा हो सकता है कि एक डायगोनल BC बन जाए, और थर्ड सिचुएशन कि जो डायगोनल है वो AB बन जाए। तो यहाँ पे 3 डिफरेंट केसेस पॉसिबल हैं डायगोनल्स के लिए, तो अपने 3 डिफरेंट आंसर्स आएंगे। बात समझ आई क्या? क्वेश्चन ने ऑर्डर फिक्स नहीं किया, तो कहने का मीनिंग क्या हुआ कि 2, 4, 5, -7, 8, -2, 2, 4, 5, -7, 8, -2। एक डायग्राम ये हो सकता है 2, 4, 5, -7, 8, -2। एक डायग्राम ये हो सकता है और 2, 4, 5, -7, 8, -2। एक डायग्राम ये हो सकता है। क्वेश्चन है सिंस ऑर्डर फिक्स नहीं किया तो हम किसी भी ऑर्डर में इन पॉइंट्स को कंसीडर कर सकते हैं। तो इन 3 डायग्राम्स की वजह से हमारे 3 आंसर्स आएंगे। बट एक बार तुम लोग ये बताओ कि हमने ये कैसे डिसाइड कर लिया कि 3 ही आंसर आएंगे, और कोई केस नहीं बनेगा क्या? ये कैसे हम इंश्योर करेंगे कि नहीं ओनली एग्जैक्टली 3 केसेस ही बनेंगे? सर थोड़ा वेग मेथड है, बट आप एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स को देख के जज कर सकते हो कि कौन सा पॉइंट ऊपर रहेगा और कौन सा पॉइंट नीचे रहेगा। तो तो उससे ज़्यादा शफल अप करना पॉसिबल नहीं है। नहीं, तो ऊपर नीचे से डिसाइड कैसे हुआ कि एग्जैक्टली 3 केसेस बनेंगे? चलो ये तो ठीक है, तुमने ये बोला कि मोर देन 3 नहीं बनेंगे, लेकिन 3 ही बनेंगे। अभी तो मैंने बता दिया कि 3 बने थे, बट तुम कैसे डिसाइड करोगे एग्जाम में कि 3 बनेंगे? हो सकता है तुम्हें सिर्फ दो का ही थॉट आए। तो एग्जैक्टली 3 केसेस बनेंगे, ये भी कैसे इंश्योर करेंगे? तुम लोगों ने अभी PNC पढ़ी रखा है, बेसिक चल ही रहा है तुम्हारा, तो यू नो दैट total number of ways of selecting R objects out of n distinct objects is equal to
R by N. Hey, total N number raised to N. N raised to R. क्या बोल रहे हो तुम लोग? एक मिनट रुको. हाँ, मैं पूछ रहा हूँ तुमसे टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग R objects out of n distinct objects. R factorial. और कुछ किसी का आंसर? आयशा ने बोला है. मुझे लगता है क्लास में ओनली कुछ ही लोग ध्यान देते हैं. देखो, पीएनसी पढ़ने का फर्स्ट रूल कि कभी भी फॉर्मूले के टर्म्स में नहीं सोचना है, ऑलवेज प्रैक्टिकल टर्म्स में सोचना है. ठीक है. सेकंड रूल कि जब भी हमें ओनली सिलेक्शन करना है तो फैक्टोरियल नहीं आएगा. फैक्टोरियल जो है वो ओनली अरेंजमेंट्स के लिए आता है. तो यहाँ पे if we have to select R objects out of n distinct objects, then total number of ways of doing this is NCR. तो जो हमारा लास्ट सिचुएशन था उसमें अपने पास 3 पॉइंट्स थे, उनके नाम अपन A, B और C ले लेते हैं, और हमें एक डायगोनल बनाना था. तो एक डायगोनल के लिए 2 पॉइंट चाहिए. तो 3 में से कोई से भी 2 पॉइंट्स का सिलेक्शन किया तो ये कैलकुलेशन करने के बाद 3 आ जाएगा. तो हम यहां से बोल सकते हैं कि एग्जैक्टली 3 केसेस पॉसिबल होंगे. ठीक है. जैसे जस्ट एक सिंपल सा एप्लीकेशन और जैसे तुमसे ये बोला जाए कि जैसे एक डिग्री 4 की इक्वेशन है, और इस इक्वेशन के 4 रूट्स हैं A, B, C, D. तो हम इस इक्वेशन में सम ऑफ द रूट्स टेकन 1 एट ए टाइम लिख लेते हैं. तो वो A प्लस B प्लस C प्लस D आता है. सम ऑफ द रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम, इसको हम नोटेशन वाइज सिग्मा A से नोट कर देते हैं, या सिग्मा अल्फा अगर अल्फा बीटा गामा बीटा रूट्स बोले तो. समेशन ऑफ रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम, प्रोडक्ट समेशन ऑफ रूट्स टेकन 3 एट ए टाइम, एंड लास्ट प्रोडक्ट. ये हम इस इक्वेशन से फाइंड कर लेते हैं. अब ये बताओ, जैसे सिग्मा A का मीनिंग है A प्लस B प्लस C प्लस D, तो यहाँ पे 4 टर्म्स आ रही हैं. तो सिग्मा AB में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगी? सिग्मा AB में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगी? मुफीज ने बोला 3. 6 टर्म्स आएंगी. 6 टर्म्स कैसे आएंगी? बिकॉज दिस इज सम ऑफ द रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम, और हमारे पास 4 रूट्स हैं A, B, C, D. तो हमें अगर 4 रूट्स में से 2 रूट्स को लेना है तो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग दिस इज इक्वल टू 4C2, एंड 4C2 इज 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल. तुम लोगों ने एनसीआर पढ़ लिया ना पीएनसी में? मतलब मुझे नहीं पता कि पीएनसी तुम्हारा कहां तक हुआ है, सर बट एनसीआर पीएनसी का एक ही लेक्चर हुआ है. बट एनसीआर तो तुमने बाइनोमियल थ्योरम में ही पढ़ लिया होगा. यस सर. बाइनोमियल थ्योरम में भी एनसीआर तो आता ही है. तो दिस इज इक्वल टू 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, एंड उसका जो वैल्यू है वो 6 आ जाएगा. ठीक है. तो इस तरह से अपन कितने टर्म्स आएंगे इस तरह से अपन इंश्योर कर सकते हैं पीएनसी का यूज करके. पर चलो वापस अपने क्वेश्चन पे आते हैं कि हमारे पास 3 सिचुएशंस बनेगी, और हमने कहा कि ये जो तीनों डायग्राम है ये 3 सिचुएशंस बनेगी. तो अभी हमें, चलो इनका नाम अभी हम ऑर्डर से ABCD बोल दें. तो D वाले पॉइंट को हम अगर स्मॉल a, B ले रहे हैं तो इसका मतलब कि 2 + 8 अपॉन 2, 4 - 2 अपॉन 2 is equal to A + 5 अपॉन 2, B - 7 अपॉन 2. तो यहां से सॉल्व करके A की वैल्यू 5 और B की वैल्यू 9 आ रही है. तो पॉइंट D के कोऑर्डिनेट्स 5, 9 हो जाएंगे. इन दिस केस 2 + 5 अपॉन 2, 4 - 7 अपॉन 2 is equal to A + 8 अपॉन 2,
कॉमा बी माइनस 2/2। ये हो गया a इज इक्वल टू -1 और 4 - 7 हो गया -3, तो b इज इक्वल टू -1। एंड लास्ट सिचुएशन में 2 प्लस a अपॉन 2 कॉमा 4 प्लस b अपॉन 2 5 प्लस 8 अपॉन 2 -2 -7 अपॉन 2। तो 2 प्लस a इज इक्वल टू 5 प्लस 8 कितना होता है 13। तो a की वैल्यू आ गई 11। 4 प्लस b इज इक्वल टू -9, तो b की वैल्यू आ गई -13। तो इस तरह से हमारे इन दिस क्वेश्चन 3 डिफरेंट आंसर्स आ जाएंगे। कब? जब क्वेश्चन ने वर्टिसेस का ऑर्डर मेंशन नहीं किया है। तो एक बार सारा नोट कर लो और देखो कोई पॉइंट किसी को डिस्कस करना है तो। सर अगर कोई भी 3 पॉइंट्स और बोला जाए कि पैरेललोग्राम बनाना है तो हमेशा ही 3 ऑप्शंस बनेंगे। हाँ, अगर ऑर्डर फिक्स नहीं किया तो ऑलवेज 3 ऑप्शंस बनेंगे। ठीक है। तो इन दिस क्वेश्चन हमने जो ये डी वाला पॉइंट फाइंड किया था, ये वाला पॉइंट 5,9 आ गया था। ठीक है। क्वेश्चन अब इस तरह से भी बोल सकता है कि चलो ए और बी की वैल्यू तो मैंने फाइंड कर ली। हाँ, अभी मैंने इसलिए इसमें ऑप्शंस नहीं लिखे थे, तो अगर ऑप्शंस होंगे तो मोर देन वन ऑप्शंस ऑब्वियसली इसमें करेक्ट हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन में जब ऑर्डर से गिवन है और हमारा डी का आंसर 5,9 आ गया, तो क्वेश्चन अब आगे ये चेक करने को बोल सकता है कि चेक वेदर दिस पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल और नॉट। तो चेक करना बिना पेन चलाए कर सकते हो तो करो, अदरवाइज पेन चला के करो कि इस इनसे जो पैरेललोग्राम बन रहा है, दिस पैरेललोग्राम इज रेक्टेंगल और नॉट। प्रूफ करने का है, चेक करना है। पैरेललोग्राम तो अपन ने प्रूव कर ही लिया, या पैरेललोग्राम तो क्वेश्चन में बोला हुआ ही है और हमने डी पॉइंट फाइंड कर लिया। अब हमें चेक करना है कि वेदर इट इज अ रेक्टेंगल और नॉट। तो रेक्टेंगल के लिए अपन ने कंडीशन क्या नोट की है कि पहले पैरेललोग्राम चेक कर लो, वो हो गया। उसके बाद डायगोनल की लेंथ को इक्वल है या नहीं है ये चेक करना है। तो डायगोनल की लेंथ को चेक करो, तो AC डायगोनल 8 - 2 6 एंड 4 + 2 6 सर 72 नहीं है, रेक्टेंगल नहीं है। हाँ, रेक्टेंगल नहीं है बिकॉज लेंथ ऑफ डायगोनल AC √72 आ रहा है एंड लेंथ ऑफ डायगोनल BD 16 आ रहा है, तो ये रेक्टेंगल नहीं है। ठीक है। तो ये है बेसिक पॉइंट्स। नाउ नेक्स्ट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल। बिफोर दैट कोई और पॉइंट नहीं है। ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट और हाफ AB sin C। हाफ AB sin C।
तुम लोगों को डिटरमिनेंट सॉल्व करना आता है? नो सर। डिटरमिनेंट सॉल्व करना नहीं आता, कभी यूज में नहीं आया डिटरमिनेंट? ओके, मैं बताता हूँ अभी। ये डिटरमिनेंट है, बट एक बार डिटरमिनेंट की कैलकुलेशन कैसे करते हैं ये मैं अलग से बताता हूँ। जो मैंने बोला आता है, ओके। बट एक बार सभी लोग देखना डिटरमिनेंट को सॉल्व कैसे करते हैं। जैसे ऐसा कोई है, पहले सेकंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट, ऐसे कोई नंबर्स लिखे हुए हैं 2 3 4 5, ठीक है। Second, this is in this determinant there are exactly 2 rows or 2 columns. The order of this determinant is 2. To solve this determinant, value of this is 2 into 5 minus 4 into 3. Value of this determinant is, अगर मान लो हम एक इन जनरल ए बी सी डी लेके चलें तो इसका वैल्यू AD माइनस BC इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो है डिटरमिनेंट ऑफ सेकंड ऑर्डर, जो ऑलवेज इतना ही सिंपल होगा, कुछ इसमें एक्स्ट्रा नहीं है। बट डिटरमिनेंट ऑफ थर्ड ऑर्डर जो है ये थोड़ा सा कैलकुलेशन वाइज लेंदी है। तो डिटरमिनेंट ऑफ थर्ड ऑर्डर का एक वन एग्जांपल लें, A B C P Q R। मैंने अभी वेरिएबल्स की टर्म में इसलिए लिया है बिकॉज कौन सा नंबर कहां से लिया ये तुम्हें फिर क्लियर रहेगा। तो सबसे पहले फर्स्ट रो के जो एलिमेंट्स हैं इनको ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन के साथ नोट कर लो। तो हमने कहा प्लस A माइनस B प्लस C, ठीक है। A के मल्टीप्लिकेशन में एक सेकंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट आएगा, फिर माइनस B के मल्टीप्लिकेशन में, ऐसे ही C के मल्टीप्लिकेशन में। A के मल्टीप्लिकेशन में कौन सा डिटरमिनेंट आएगा? A जो है वो जिस रो और कॉलम में है उन रोज एंड कॉलम्स को अगर अपन हटा दें तो A जैसे यहाँ पे है तो A इस रो में है एंड A इज इन दिस कॉलम। इनको अगर अपन ने रिमूव कर दिया तो बचा क्या? Q R Y Z। इज इट क्लियर नाउ? Q R Y एंड Z ये कैसे मिले कि A फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में था तो उनको रिमूव करने के बाद जो सेकंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट बचेगा वो यहाँ पे आ जाएगा। वैसे ही अगर हम B के मल्टीप्लिकेशन में लिख रहे हैं तो B जिस रो एंड कॉलम में है उनको हटाना है, तो B जो है वो फर्स्ट रो में है बट सेकंड कॉलम में है, तो इनको हटाने के बाद क्या क्या बचा रहेगा ये रहेंगे। तो इसका मतलब कि P R X Z। देखो अभी क्लियर है? B के साथ मैंने क्या लिखा? P R X Z। सेम गोज फॉर C। तो तुम लोग बोलो क्या लिखूं C के लिए मैं? PQXY। PQXY। और अब ये जो सेकंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट है ये कैलकुलेट करना अपन को आता है, तो ये बन जाएगा A टाइम्स QZ माइनस YR माइनस B टाइम्स PZ माइनस RX प्लस C टाइम्स PY माइनस QX। डिटरमिनेंट एंड मैट्रिसेस ये चैप्टर तुम्हारे नेक्स्ट क्लास में है, वो डिटेल में अपन पढ़ेंगे। बट अभी कोई भी डिटरमिनेंट का वैल्यू फाइंड करने का जो एक बेसिक मेथड है वो हमने डिस्कस किया है। अभी मैं इस पे कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा और हमें उसके थ्रू प्रैक्टिस कर लेंगे अपन। बट अभी एक बार वापस से इसी का रिवीजन करें तो हमने बोला कि जो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स हैं इनको पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव। पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब बाई चांस अगर कोई ऐसा केस है ना तो हम 2 फिर कुछ डिटरमिनेंट उसके बाद -3 फिर कुछ डिटरमिनेंट और उसके बाद -4, क्योंकि ये नंबर जो एज इट इज है वही यहाँ पे यूज कर लेना है। ये नंबर जो गिवन है उसका साइन चेंज करके यूज करना है और ये नंबर एज इट इज यहाँ यूज करना है, ठीक है। तो A और C को एज इट इज यूज करना है फर्स्ट एंड थर्ड को, एंड सेकंड वाले को हम विद अपोजिट साइन यूज करेंगे। अभी मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, बट अभी
एक बार ये नोट कर लो कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ये 1 1 1 है लास्ट कॉलम में, ठीक है। अभी अपन इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। एग्जांपल, तो अभी तुम्हें जो भी समझ आया है एक बार ट्राई करो और इसका वैल्यू फाइंड करो, फिर मैं बताता हूँ। फर्स्ट टाइम सॉल्व करोगे तो मिस्टेक्स होंगी, बिकॉज थर्ड ऑर्डर में जनरली होती हैं प्लस माइनस की मिस्टेक्स वगैरह, बट कोई नहीं, अपन तो एक बार ट्राई करते हैं, जो भी मिस्टेक होगी वो देखेंगे। तो जिनको अगर बिल्कुल भी क्लियर नहीं कि क्या करना है, तो एक बार वापस से देखना कि फर्स्ट रो के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट रो हॉरिजॉन्टल और कॉलम वर्टिकल। तो फर्स्ट रो के एलिमेंट, प्रणव इन सब नंबर्स को ऐड करना है, तो -9 आंसर प्लस इज माइनस प्लस 51/2। नहीं, आंसर तो मुझे नहीं पता, बट एक बार नोट कर लेते हैं। 51/2 ये बोला ना, यस सर। चेक करते हैं। तो हमने कहा कि फर्स्ट रो के जो एलिमेंट्स हैं वो है 2 1 1, तो 2 फिर -1 और फिर +1। 2 के मल्टीप्लिकेशन में डिटर्मिनेंट -1 इंटू सम डिटर्मिनेंट प्लस 1 इंटू सम डिटर्मिनेंट, ठीक है। 2 के मल्टीप्लिकेशन में कौन सा डिटर्मिनेंट आएगा, -2 1 7 1। 2 और 2 के रो और कॉलम को हम हटा दें, यानी कि इस वाली रो को और इस वाले कॉलम को हमने हटा दिया, तो ये वाले चारों एलिमेंट्स आ जाएंगे। फिर -1 के लिए, यानी कि हम इस वाले 1 की बात कर रहे हैं, इस वाले 1 के रोज एंड कॉलम्स को रिमूव करने के बाद जो नंबर्स बचेंगे विच आर 3 1 5 1। ऐसे ही लास्ट में जो 1 है उसके लिए 3 -2 5 7, ठीक है। अब इन सेकंड ऑर्डर के डिटरमिनेंट की कैलकुलेशन किया तो ये आ गया -2 -7 3 -5 21 प्लस 10। सर 35/2 आ रहा है, मैंने माइनस साइन का मिस्टेक कर दिया। ओके, 7 + 2 9 × 2 18, -2 × -1 +2, 21 + 10 31, 31 + 2 33, 33 - 18 15, 15/2। किसी का 15/2 आ रहा है क्या? ओके, बहुत सारे लोगों ने बोला है 15/2। आयशा, ओजस, मुफीस, ओके 211। तो 15/2 जो है
वो ये एरिया का आंसर हो जाएगा। और बाय चांस डिटरमिनेंट का वैल्यू सॉल्व करने के बाद अगर नेगेटिव आ जाता तो हमने यहाँ पे बोला है कि एरिया इज एब्सोल्यूट वैल्यू, यानी कि उसका मॉड लगा के हम आंसर बोलते थे, बिकॉज एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो इन दिस क्वेश्चन दो चीजें, कि किसी भी एक ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना एंड डिटरमिनेंट की कैलकुलेशन करना, दोनों क्लियर है। प्रैक्टिस के लिए, बिकॉज इसमें भी मिस्टेक्स की हैं, तो जस्ट एक क्वेश्चन और तुम डिटरमिनेंट का सॉल्व कर लो। मान लो तुम्हें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट। अभी कोई टाइम लिमिट नहीं है, बट आंसर करेक्ट आना अभी फर्स्ट प्रायोरिटी है। सर अगर मिडिल टर्म पहले से नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा ना? बिल्कुल। ओके, प्रणव ने बोला 29 50 93। अरे तीन लोगों ने तीन आंसर दे दिए। मुफीज ने 50, अच्छा दो लोगों का मैच किया 50। श्रेष्ठ एंड मुफीज 50, आयशा 93 एंड प्रणव 29। और लोग भी करो कैलकुलेशन। 25 90। अरे ऑप्शन भी चार ही डिफरेंट ऑप्शन आते हैं, मैं तो 6 ऑप्शन बना दिए। 50, तीन लोगों का 50 आ रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली 50 इज करेक्ट। और कोई बताओ, अभी ओनली 1 2 3 4 5 6 7। कंप्लीट करो तुम लोग कैलकुलेशन, मैं यहाँ पे करता हूँ। तो ये आ जाएगा 1 0 -1 5। 3 के मल्टीप्लीकेशन के लिए आ जाएगा 4 0 1 5, और 4 के लिए आ जाएगा 4 1 -1 1 -1। फिर 2 का मल्टीप्लीकेशन 5 -0 से, 3 का मल्टीप्लीकेशन 20 -0 से, और -4 का मल्टीप्लीकेशन -4 -1 से। ये हो गया -5 -5 50 ज्यादा लोगों का आ रहा है, मेरा तो 90 आ रहा है। मेरे ख्याल से ओनली एक का ही आंसर आया था, दो लोगों का, वेदांत का भी आया था। ओके ओके, माइन आल्सो 90। सर जो आपने लास्ट में -4 लिखा है वो +4 नहीं बन जाएगा? ये वाला नहीं सर, मैट्राइज के बाहर जो -4 लिखा है ना, हाँ, हमको ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव साइन से लिखना है। हमको ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब कि जो ओरिजिनल साइन है उसी में एक्स्ट्रा साइन इंक्लूड करेंगे माइनस का ओनली मिडिल टर्म में। मतलब कि अगर इस तरह से है ABC XYZ PQR, तो A B और C में ऑलरेडी साइंस जो है वो इंक्लूडेड है, तो हम A इंटू डिटर्मिनेंट, फिर -B इंटू डिटर्मिनेंट, फिर +C इंटू डिटर्मिनेंट, तो C ऑलरेडी
in this case is -4. C itself is equal to -4. ओके सर। अभी और सभी लोगों को जो भी किसी ने मिस्टेक की है तो अभी क्लियर है कि कौन सा नंबर कैसे सेलेक्ट करना है, कहां से लेना है। यस सर। इसीलिए मैंने यहाँ पे माइनस साइन और यहाँ पे माइनस साइन दिया था कि अगर ये माइनस है और एक माइनस हमें इंक्लूड करना है तो वो +3 बन गया। यहाँ पे माइनस है और हमें कोई एक्स्ट्रा साइन इंक्लूड नहीं करना है तो ये -4 एज इट इज रहेगा। और ये जो डिटर्मिनेंट्स हैं वो किस तरह से लिखने हैं कि जिस भी रो या कॉलम में वो एलिमेंट है उन रोज एंड कॉलम्स को रिमूव करने के बाद जो सेकंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट बचेगा वो हमें लिख देना है। अब जैसे हमने यहाँ पे किया, एक और क्वेश्चन कराएं क्योंकि आगे भी डिटरमिनेंट का क्या है इस चैप्टर में जब हम सबसे लास्ट में पेयर ऑफ लाइन पढ़ेंगे तो भी डिटरमिनेंट का यूज आता है। तो मैं फिर चलो एक क्वेश्चन और तुम्हें देता हूँ 1139। चलो फिर अपन नोट जो है वो नेक्स्ट क्लास में लिख लेंगे, बट अब ये वाला क्वेश्चन करेक्टली सॉल्व करना। ओके सर। +141 एक -141 +141 +141 ओके। सभी का ये तो 141 आ रहा है, किसी ने बस एक का माइनस आ रहा है लेकिन वैल्यू तो सेम ही है। तो आंसर +141 करेक्ट है। वन 141 करेक्ट। ठीक है, तो अभी आई थिंक सबको क्लियर है कि डिटरमिनेंट को सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, तो अभी अपन स्ट्रेट लाइन में तो यहाँ तक ही रखते हैं। तुम लोगों का कोई डाउट क्लास लगा है क्या सीक्वेंस सीरीज के लिए, डिस्कशन के लिए? नो सर। नो सर। सर संडे को सीक्वेंस एंड सीरीज का TWT है और डाउट सॉल्विंग बाइनोमियल थ्योरम का रखा है। बाइनोमियल थ्योरम की शीट का डिस्कशन कितना पेंडिंग है, मतलब उसमें कंप्लीट डाउट क्लास लग जाएगी या फिर टाइम बचेगा? नहीं सर, पूरा शायद बुकलेट बचेगा। बाकी है। फिर
चलो अभी तो तुम लोग अगर जैसे सीक्वेंस सीरीज का शीट सॉल्व कर रहे हो तो अपने ग्रुप पे डाउट डिस्कस कर लेना, और नेक्स्ट वीक में मैं बोलता हूँ एक सीक्वेंस सीरीज का डाउट क्लास शेड्यूल करने के लिए। तो रिमेनिंग जो क्वेश्चंस है वो अपन नेक्स्ट वीक में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? ओके सर, ओके। प्रणव, जो तुम बोल रहे हो क्रेमर्स रूल जो है वो हम डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, बट क्रेमर्स रूल इज यूज्ड फॉर सॉल्विंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड करने के लिए नहीं, सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करने के लिए यूज में लेते हैं। ऑल्दो इसी चैप्टर में यूज में आता है डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस में, ठीक है? सर कोई भी मैट्रिक्स 3x3 2x2 स्क्वायर ही होता है? आई मीन रेक्टेंगल भी तो होते होंगे ना? There are two different words. One word is determinant and second word is matrix. Determinants are always square. Determinants का जो सिंबल है वो तो है वर्टिकल लाइन, और मैट्रिसेस अलग चीज है। मैट्रिसेस का सिंबल ये है, स्क्वायर ब्रैकेट। हाँ। एंड मैट्रिसेस जो है they are need not to be square भी हो सकते हैं, बट इस तरह से, मतलब in this case 2 rows and 3 columns हैं। बट डिटर्मिनेंट में ऑलवेज नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम होंगे। डिटर्मिनेंट की एक वैल्यू होती है, मैट्रिक्स एक एक्सप्रेशन होता है, इसकी वैल्यू नहीं होती। ठीक, चलो फिर अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। बाय बाय सर, थैंक यू सर। ओके।